हेलो क्लास 8। आज हम आ गए हैं आपके चैप्टर 2 के साथ। हमने पढ़ा था चैप्टर 1, हम कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक का। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको पता चल गया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको हम इजी करके समझेंगे, ठीक है। तो मैंने इसकी वीडियोस पार्ट्स में बनाई है। पार्ट 1 में हम आधा चैप्टर समझेंगे, पार्ट 2 में हम आधा चैप्टर समझेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 आपका स्टार्ट होता है। आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आपकी आईज जो हैं वो एक सर्टेन साइज की चीज़ें ही देख पाती हैं, ठीक है। आपके इस पहले पेज पे यही दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पर इजी करके आपके लिए लिख दिया है कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो एक सर्टेन साइज से ज़्यादा की चीज़ें ही देख पाती हैं। अगर उस साइज से छोटी चीज़ें हैं तो हमारी जो ह्यूमन आई है वो नहीं देख पाती। और यही रीज़न था कि क्यों काफ़ी टाइम तक हम लोगों को पता ही नहीं था कि कई ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हमें लगता था कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं सिर्फ वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। फिर आगे जाके कैसे डिस्कवरीज हुई, क्या हुआ, कैसे हमें पता चला, वो सब हम इसी चैप्टर में आगे जानेंगे। अब आपके लिए एक डायग्राम लगा रखा है कि कैसे आप अगर एक लीफ को देखोगे अपनी ह्यूमन आई से तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, है ना। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे, माइक्रोस्कोप क्या होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप उसे रखोगे तो वो देखने में काफ़ी अलग लगती है। एग्जैक्ट ऐसी नहीं लगती है, आपको समझाने के लिए बस बता रखा है कि अगर आप ह्यूमन आई से किसी चीज़ को देखोगे तो वो अलग दिखती है, और अगर माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखोगे तो वो काफ़ी अलग दिखती है, ठीक है। अब बात आती है आपके बुक में बता रखा है कि लेंस की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बहुत टाइम पहले की बात है, लोगों को पता चला कि अगर हम एक कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास को यूज़ करेंगे ना तो उससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये जो कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास है इसको आगे जाके हमने लेंस बनाना शुरू कर दिया। अब हमने इसको अचानक से लेंस बुलाना क्यों शुरू कर दिया, तो जो लेंस नाम है उसके पीछे की भी एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है, तो ये जो लेंस है ना, अब देखो ये लेंस हमने पढ़ा कि ये कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास है ना, ये कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास दिख रहा है आपको, ये लेंस ही है आपका, कर्व्ड पीस है ये, ऊपर से थोड़ा सा पतला पतला, बीच से थोड़ा सा ब्रॉड, है ना। ये जो लेंस है हमने देखा ये कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास जो है ये काफ़ी ज़्यादा लेंटिल सीड के जैसा दिख रहा है। लेंटिल सीड आपको पता है, दाल के जो सीड्स होते हैं उनको कहते हैं, दाल को कहते हैं हम लेंटिल सीड्स। तो ये जो लेंटिल दाल है आपकी, ये काफ़ी हद तक इस कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास के जैसी दिखती थी। और इस दाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेंटिल सीड्स, ठीक है। तो ये जो लेंटिल सीड्स वर्ड है यहाँ से इस कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास का नाम पड़ा लेंस। यहाँ पे देखिए, दीज वर शेप्ड लाइक लेंटिल सीड्स सो दे वर कॉल्ड लेंसेस। अब पता चल गया आपको क्यों हमने इस कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास को लेंस बुलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपको बता रखा है कि कैसे लेंस आगे जाके और ज़्यादा मॉडिफाई करे गए, और ज़्यादा अच्छे बनाए गए और वो मैग्नीफाइंग ग्लास बने। और फिर कैसे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास पे भी और इम्प्रूवमेंट करी, उनको और बेहतर बनाया, और फिर हमने बनाए अपने माइक्रोस्कोप्स। अब माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, देखो लेंस का ही बहुत अच्छा इम्प्रूव्ड वर्जन जो यहाँ पे हमने देखा कि कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास से हम छोटी चीज़ को बड़ा करके देख पा रहे थे, है ना। तो इस कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास का बहुत ही अच्छा इम्प्रूव्ड वर्जन जिससे हम बहुत ही छोटी चीज़ को बड़ा करके देख पाएँ वो आपका माइक्रोस्कोप है, ठीक है। समझ आ गया। अब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, जब हमने इस बुक की स्टार्टिंग करी थी तब मैंने बताया था कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे होगा, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो समझने के लिए पहले हम इस वर्ड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रो निकाल लेते हैं और ऑर्गेनिज्म समझते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपके जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना इस अर्थ पे, चाहे वो प्लांट हो गए या एनिमल्स हो गए, उनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ जीवित है, जी रही है, जिंदा है, लिविंग है, तो वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और उनके साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उनका फीचर डिफरेंट हो सकता है। वो एक बैक्टीरिया जितने छोटे भी हो सकते हैं और एक एलिफेंट जितने बड़े भी हो सकते हैं। ये देखो ये बैक्टीरिया है, ये माइक्रोस्कोप की इमेज है, ये ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है हमारे को, हम अपनी आंखों से देखना चाहें तो हमें बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं दिखेगा। वहीं इतने बड़े भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे हाथी। हाथी देखा आपने कितना बड़ा है, हाथी का एक पैर कितना बड़ा होता है, आप उसी से ज्यूम कर लो कि कितना कितना बड़ा हाथी होगा, हो सकता है आप लोगों ने देख भी रखा हो। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आपने अपनी आंखों से सबसे छोटी जीवित चीज़ या फिर सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग कौन सी देखी है। अब आप मुझे भी बताओ कि आपने सबसे छोटी लिविंग थिंग क्या देखी है। आप कैसे बता सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक्टिविटी 2.1 दे रखी है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में क्या है, ये आपको बता रहे हैं कैसे आप अपने घर पे अपना खुद का मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हो।
अब इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ एक ग्लास लेना है कांच का जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना है कि उसमें कोई पैटर्न वगैरह ना हो। अब आपको उस ग्लास में पानी भरना है, उस ग्लास को कवर कर लेना है ऊपर से, ठीक है। जो उसका मुंह है उसको आप कवर कर लोगे ताकि पानी ना बहे, आप जब उसे एज मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको एक बुक लेनी है जिसमें लेटर्स जो हैं, जिसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ हो, ताकि आप इस अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को अच्छे से यूज़ कर सको, ठीक है। अब आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है, आपकी बुक की ये पिक्चर है। अब आप देखो कि उसने क्या करा, इस बच्चे ने, इसने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास जिसमें उसका ग्लास और उसके अंदर पानी है, उसने ये उठाया और अपनी बुक के ऊपर रखा। अब इस बुक के साइड में ये जो लेटर्स हैं जिसके ऊपर आप उसका मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, वो देखो कितने छोटे हैं, है ना, पढ़ भी नहीं पा रहे हम लोग इसे। वहीं जो हिस्सा जो लेटर्स उसके मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आ रहे हैं वो कितने बड़े हैं, देखो इन्हें आप पढ़ पा रहे हो, है ना, इसके कंपैरेटिवली कितने ज़्यादा बड़े हैं ये। तो इस तरीके से आप अपना घर पे अपना खुद का मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बता रखा है इस बॉक्स के थ्रू कि कैसे कैसे सेल की डिस्कवरी हुई, कैसे कैसे माइक्रोस्कोप्स बने अच्छे से, कौन कौन लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसको हम इजीली समझते हैं। तो इस बॉक्स में आपको बता रखा है रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक कौन थे, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। अब सेल क्या होती है, हम थोड़ी सी बैक स्टोरी पे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 1665 की बात है जब रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने अपनी बुक पब्लिश करी जिसका उन्होंने नाम दिया था माइक्रोग्राफिया। अब इस माइक्रोग्राफिया में क्या डिफरेंट था, इस माइक्रोग्राफिया में वो बहुत ही डिटेल ड्राइंग्स बनाया करते थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की, ठीक है। अब उस टाइम इनके पास स्मार्टफोन तो था नहीं कि फ़ोटो खींच ली, इन्होंने खुद ही अपने हाथ से वो ड्राइंग्स बनाई, ठीक है। तो जो उन्होंने ड्राइंग्स बनाई वो इन्होंने इस अपनी बुक में माइक्रोग्राफिया में पब्लिश करी। अब इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों की ड्राइंग्स आखिर बना कैसे ली, जब हमारी आंखें एक साइज से ज़्यादा छोटी चीज़ें देख ही नहीं पाती, तो इनको कैसे दिख गई। इनको ऐसे दिख गई कि इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप यूज़ करा। इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 200 से 300 टाइम्स बड़ा करके दिखाता था, 200 से 300 टाइम्स बड़ा करके दिखाया करता था, ठीक है। उन्होंने इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करा ये ड्राइंग्स बनाने के लिए, और फिर उन्होंने इसी माइक्रोस्कोप से एक नई डिस्कवरी करी। वो एक दिन ऐसे ही अपने माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे थे और उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क यूज़ करा। अब ये क्या होता है स्लाइस ऑफ कॉर्क, आपने बाहर के देशों में देखा होगा कि बॉटल्स को कवर करने के लिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर यूज़ करा जाता है। ये एक अलग तरीके की ट्री की लकड़ी के बाग से बनाया जाता है। ये उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता। इसको एज ढक्कन यूज़ करा जाता है वहाँ पर, बाहर के देशों में ज़्यादातर, इंडिया में भी कई जगह पे आपको दिखेगा। तो उन्होंने ये कॉर्क लिया और उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। अब जब उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस है ना, ये देखने में एकदम हनी कोम के, ये देखो आपने हनी कोम देखा है, ये देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर अंदर आप मत जाना, लेकिन आप अगर यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके अंदर हनी स्टोर करती हैं जो आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने ये कॉर्क उस अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो रखा तो उन्होंने देखा कि काफ़ी छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं जो हनी कोम जैसे लग रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने इन छोटे छोटे स्पेसेस को नाम दिया सेल। उन्होंने इनको ना, यही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इन छोटे छोटे स्पेसेस को सेल नाम दिया था। इन शॉर्ट ये पहले इंसान थे जिन्होंने सेल टर्म यूज़ करा था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम सेल वॉज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये पहली बार था जब सेल टर्म को यूज़ करा गया था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। आपको पता चल गया रॉबर्ट हुक का क्या कंट्रीब्यूशन था। अब नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे तो आप देखोगे कैसे आपके इस जो ये आपको बॉक्स दे रखा है इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये उनकी जो बुक थी माइक्रोग्राफिया उसकी पिक्चर दे रखी है। ये उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने ड्राइंग्स बनाई थी। ये वो ड्राइंग थी कॉर्क की, और ये उनका माइक्रोस्कोप था। इन पिक्चर्स को बड़ा करके आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लगा रखा है। ये आपका कॉर्क था जो उन्होंने यूज़ करा था, मतलब ऐसा मिलता जुलता यूज़ करा होगा। और ये उनका माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने खुद बनाया था जिससे वो चीज़ों को देखा करते थे। और ये वो ड्राइंग थी जो उन्होंने इस माइक्रोस्कोप से देख के बनाई थी। अब आप देखो इसकी स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है ना।
ये आपका मधुमक्खी का शहद का कोश है, कोश मतलब जिस हनी कोम है ये, ठीक है। और ये जो है आपकी, ये आपकी सेल्स हैं जो उन्होंने देखी थी एक कॉर्क को अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर रखने पे, ठीक है। फिर इसी बॉक्स में आपको बता रखा है एंटोनी वान ल्यूवेनहोक के बारे में। इनको जो है हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब एंटोनी को क्यों हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, रॉबर्ट हुक को क्यों नहीं कहते, तो वो हम आगे जानते हैं, ठीक है। तो ही वॉज अ डच साइंटिस्ट, ये एक डच साइंटिस्ट थे। और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन्होंने और भी अच्छे लेंसेज बनाए थे। अब आपने और अच्छे लेंसेज बनाए तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि आप और अच्छे माइक्रोस्कोप बना पाए हो, ठीक है। तो इन्होंने और भी अच्छे माइक्रोस्कोप बनाए और अपने अच्छे और भी अच्छे, ये देखो उनके हाथ में ये रहा इनका माइक्रोस्कोप। इन्होंने पहले उस हिसाब से, उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ करता, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा माइक्रोस्कोप है ये। तो ये अपने माइक्रोस्कोप के साथ इन्होंने फ़ोटो बनवा रखी है अपनी। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया था और इससे इन्होंने क्या डिस्कवर करा, इन्होंने बहुत छोटी छोटी, डिस्कवर नहीं, इन्होंने बहुत छोटी छोटी सी लिविंग थिंग्स को पहली बार ध्यान से देखा है ना। और इन्होंने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी करा इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करके। तो इन्होंने जहाँ पर लिविंग थिंग्स को अच्छे से देखा, वहीं पे जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक कॉर्क यूज़ करा था, है ना। ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्वियसली ये लिविंग थिंग दिख रही है आपको, नहीं ना। तो इन दोनों में जो मेन फ़र्क था वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का था। तो जो एंटोनी थे उन्होंने यूज़ करे थे कई सारे लिविंग थिंग्स के सैम्पल्स, जैसे उन्होंने बैक्टीरिया यूज़ करा, उन्होंने ब्लड सेल्स यूज़ करा। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले टाइनी लिविंग थिंग्स को अगर किसी ने देखा और डिस्क्राइब करा था तो वो आपके एंटोनी थे। और यही रीज़न था कि क्यों हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ अ सेल। अब सेल आखिर है क्या। तो हम लोग जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं ना, फिर चाहे आपके प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए या आपके टाइनी माइक्रोब्स हो गए, हम सब छोटे छोटे ब्लॉक से बने हुए हैं, छोटे छोटे टाइनी ब्लॉक से बने हुए हैं जो कि सेल कहलाते हैं। ये आपके जो छोटे छोटे टाइनी ब्लॉक्स हैं ना, जिन्होंने आपको बनाया है या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया है, उनको हम सेल कहते हैं। आपने कभी दीवार देखी है, दीवार कैसे छोटी छोटी ईंटों से बनती है और फिर कैसे कितनी बड़ी दीवार बन जाती है। तो जैसे दीवार के बिल्डिंग ब्लॉक्स उसकी ईंटें हैं, वैसे हम लिविंग बीइंग्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सेल्स हैं, ठीक है। समझ आ गया। अब ये नीचे जो आपको डेफिनेशन दे रखी है ये आप बाय हार्ट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे बड़े भी हो जाओगे तो भी आपको पूछी जाती है। तो सेल्स आर द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं आपसे नेक्स्ट इसके बाद कि जो टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये एक्चुअली दिखते कैसे हैं। ये जो आपकी सेल्स हैं, आपके टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये एक्चुअली दिखते कैसे हैं। और आपको चैप्टर 1 में याद होगा उन्होंने बोला था कि अब से हम सिंपल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपकी क्लास में एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाए, आपकी लैब वगैरह में ले जाके। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है उसको हम यहाँ इस वीडियो में थोड़ा सा बोल के और पिक्चर्स के थ्रू समझ लेते हैं। हो सकता है आपके स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाए, ठीक है। तो ये सेल्स एक्चुअली दिखते कैसे हैं वो बताने के लिए आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। अब आप अगर जाओगे एक्टिविटी 2.2 पे तो वहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट की बात करी हुई है कि उसमें आपको कैसे कुछ चीज़ों को यूज़ करके आप खुद जान पाओगे कि सेल्स दिखते कैसे हैं, आप खुद देख पाओगे, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा अनियन, फिर आपको चाहिए होंगे फोर्सेप्स, फोर्सेप्स दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं फोर्सेप्स आपके। फिर उसके आपको चाहिए सैफ्रनिन, ये एक रेड कलर की डाई होती है। फिर आपको चाहिए ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड आपको मैं दिखा देती हूँ, ये होती है आपकी ग्लास स्लाइड, ये देखो, ठीक है। और फिर आपको चाहिए ग्लिसरीन, फिर आपको चाहिए कवर स्लिप, कवर स्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये छोटी सी कांच की आपको स्लिप दिख रही है, ये कवर स्लिप होती है, आपको ये चाहिए। फिर आपको चाहिए एक ब्लोटिंग पेपर। अब आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर की प्रेजेंस में या फिर हो सकता है आप यूट्यूब वीडियो पे भी देखो तो आपको दिख जाए, अगर आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट ये नहीं होता तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से समझा देती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको अनियन लेनी है, उसको वर्टिकली काटना है, ठीक है, सीधा काटोगे। और फिर उसके बाद उसका एक छोटा सा पीस लोगे और उसको फोर्सेप्स की मदद से उसकी एक पतली सी पील निकाल लोगे, ठीक है। ये देखो, ये अनियन का छोटा सा पीस लेके उन्होंने उसकी ऊपर की कैसे पतली सी खाल निकाल ली है, ठीक है। अब आप इसको पील को लोगे और इसको एक डिश में रखोगे। ये जो गोल गोल आपको दिख रही है इसे डिश कहते हैं।
कांच की डिश में रखोगे और उसके ऊपर आप डालोगे सैफरन, ठीक है। यहाँ देखो, ये इन्होंने इस पील के ऊपर 1 ड्रॉप ऑफ सैफरन डाली। अब आप इसको 30 सेकेंड्स तक ऐसे ही एब्जॉर्ब करने दोगे। अब ये एब्जॉर्ब क्यों करने दे रहे हैं हम, ताकि हमारे को जो भी उसके स्ट्रक्चर हैं इस पील के अंदर वो अच्छे से दिखाई दे पाए, ठीक है। अब आप इसको 30 सेकेंड्स रखने के बाद आप क्या करोगे, इस पील को उठाओगे, हल्का सा पानी से रिंस कर लोगे। बहुत ज़्यादा आपको साबुन वाबुन से नहीं धोना, वरना वो सारा सैफरन हट जाएगा। आपको सिर्फ एक बार पानी से निकालना है, हल्का सा क्लीन कर लेना है। अब आप इस पील को लोगे और अपनी ग्लास लिप के ऊपर रखोगे, ठीक है। अब इसे ग्लास लिप पे रखने के बाद आप इसके ऊपर डालोगे ग्लिसरीन की बूंदे। ग्लिसरीन की बूंदे हमने डाली है ताकि ये जो पील है ये मॉइस्ट रहे, ठीक है, ये ड्राई ना हो। फिर अब इसके ऊपर हम इसको कवर करेंगे कवर स्लिप से। अब इस कवर स्लिप से जब हम इसको कवर करेंगे, हमें कोशिश करनी है कोई भी बबल वबल ना बने इसमें, ठीक है। जब आप इसे कवर करोगे तो थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा ग्लिसरीन हो सकता है बाहर आए। अब आपको ब्लोटिंग पेपर लेना है और उससे इसे क्लीन कर देना है, ठीक है। बाहर जो एक्स्ट्रा लिक्विड आया है उसे बस, अंदर का नहीं, अंदर का वैसे ही रहने दो, ठीक है। बाहर जो इस कवर स्लिप के बाहर जो लिक्विड आ रहा है उसको आप साफ करोगे। अब इस स्लिप को लोगे और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे। फिर जब आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखो, ये आपकी अनियन पील है एक माइक्रोस्कोप के अंदर। अब यहाँ पे इन लोगों ने कुछ थोड़ा सा आपको लेबल करके बता रखा है कि ये क्या क्या पार्ट्स हैं इस सेल के, वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ देखो, ये जो आपके अनियन पील की सेल्स हैं, ये एक दीवार जैसी नहीं लग रही देखने में। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स आपको दिखाई देंगे, है ना। जहाँ यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। इसी तरीके से इनके बीच में भी देखो कोई स्पेस नहीं है ना। ये एकदम क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे से। यही रीज़न है कि क्यों हम सेल्स को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब आप देखो, 2 चीज़ें हमको इस एक्सपेरिमेंट से पता चली कि पहली जो चीज़ है, यहाँ पे देखो हमने अनियन जो यूज़ करा है वो एक प्लांट है। तो अगर मैं आपको बार बार प्लांट सेल या अनियन सेल बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पे हमने प्लांट सेल का एग्जाम्पल अनियन लेके करा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अनियन ही लो, कोई और भी प्लांट ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें प्लांट सेल के बारे में पता लगाना था, तो हमने एक प्लांट लिया जो कि अनियन है। तो अगर मैं प्लांट सेल बोल रही हूँ या अनियन सेल बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लांट सेल के बारे में या अनियन सेल के बारे में क्या पता चला कि एक तो ये नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, है ना। हमने अभी देखा कैसे नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है इनका, यहाँ पे देखो। और दूसरा, ये क्लोजली पैक्ड है। ये देखो, बीच में कोई गैप दिख रहा है आपको? नहीं ना, एक दूसरे से अच्छे से पैक्ड हैं ये, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अब आप आगे जाओगे तो आपकी जो बुक है उसमें वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है एनिमल की जो बॉडीज़ हैं वो कैसे बनी है, वो किस चीज़ से बनी हुई हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल हैं। तो फिर जब एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं, तो उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे वो क्या होंगे, वो भी सेल ही होंगे, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। ये जो आपको बता रखा है इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसकी ऐसे टेंशन मत लो, कुछ नहीं छूट रहा आप लोगों का। फिर उसके बाद आप आओगे, देखो आपके एक्सपेरिमेंट में ना कई जगह पे माइक्रोस्कोप बोला गया है और कई जगह पे एक और टर्म यूज़ करा गया है, फोल्डस्कोप। तो ये फोल्डस्कोप क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो फोल्डस्कोप है ना, ये एक रिलेटिवली नई डिस्कवरी है। इसको बनाया था डॉक्टर मनु प्रकाश ने, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। फोल्डस्कोप बेसिकली आपका जो माइक्रोस्कोप है उसको अगर आप पेपर से बनाओ तो वो फोल्डस्कोप कहलाया जाता है, ठीक है। अब ये जो फोल्डस्कोप होता है ना, ये स्कूल एक्सपेरिमेंट्स के लिए, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो ये सस्ता पड़ता है, दूसरा ये पोर्टेबल होता है, ये ड्यूरेबल होता है साथ साथ, ठीक है। अब इसमें ये जो लेंस है बीच में, ये देखो ये लेंस है ना। और ये जो बाहर का जो पेपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो है ये इस फोल्डस्कोप को स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो फोल्डस्कोप है वो माइक्रोस्कोप ही है, पर वो पेपर का बना हुआ है, वो सस्ता है, पोर्टेबल है और ड्यूरेबल है। समझ आ गया फोल्डस्कोप क्या है। अब वो कह रहे हैं, हमने आपको याद हो यहाँ पे ये पूछ रहे थे व्हाट डू यू थिंक द बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर मेड ऑफ। अब हमने ये चीज़ तो अभी पता लगा ली कि हम भी सेल से ही बने हुए हैं। अब हमारे को एक बार ये भी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि जैसे प्लांट सेल्स हैं वो तो ऐसे दिखते हैं, एनिमल सेल्स भी ऐसे दिखते हैं क्या। तो जब हमने प्लांट सेल्स कैसे दिखते हैं वो जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करा है, तो हम एनिमल सेल्स कैसे दिखते हैं वो जानने के लिए भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्किन की पूरी खाल निकाल लोगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे। इसके लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें हमें क्या करना है, हमें लेनी है, आप जाओगे एक्टिविटी 2.3 में, है ना। तो वहाँ पे आपको अपने चीक सेल्स के सैंपल लेने हैं।
चीक सेल्स का सैंपल लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने गाल को पूरा का पूरा खुरच दोगे। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए होगी पहले तो टूथपिक, फिर आपको चाहिए पानी, फिर आपको चाहिए मिथाइलिन ब्लू स्टेन, फिर आपको फिर से ग्लिसरीन चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, ब्लोटिंग पेपर चाहिए और माइक्रोस्कोप चाहिए, वही पुराने एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको अपना मुंह अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, आपके जो खाए हुए पहले के कुरकुरे चिप्स हैं वो सारे आपको अच्छे से निकाल लेने हैं अपने मुंह से। ठीक है, आप एक बार अपने मुंह को नॉर्मल कुल्ला करके भी साफ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा मुंह साफ ही घिस रहे हो। तो आपको अपना पहले मुंह साफ करना है। अब आपको क्या करना है, जो टूथपिक होती है ना, ये देखो ये रही टूथपिक। अब इस टूथपिक का जो ब्लंट वाला एंड है, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट वाला पॉइंटी पॉइंटी एंड, ब्लंट वाला जो एंड है, इसे आप लोगे और इसको हल्का सा अपने चीक के अंदर वाला जो हिस्सा है, ये देखो गाल के अंदर वाला हिस्सा, इसने अंदर करा ना अपने मुंह के, ये अंदर वाले हिस्से पे आप हल्का सा रगड़ोगे। रगड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने खून ही निकाल दिया, बहुत हल्का सा रगड़ोगे। बहुत हल्का सा रगड़ने पे भी सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इन पिक्चर्स में इन्होंने इन पिक्चर्स में इन्होंने ईयरबड ले रखा है। आपको ईयरबड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टूथपिक लोगे, आप इस टूथपिक को हल्का सा अपने गाल पे घिसोगे और फिर उस टूथपिक के के ऊपर आपको दिखाई देगा कि कुछ थोड़ा थोड़ा सा सब्सटेंस आ गया। अब आपको क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है। अब उसके ऊपर आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालोगे और ये जो सब्सटेंस आपकी टूथपिक क्या है के ऊपर आया है, इसको आप उस ड्रॉप में डाल दोगे। ठीक है, अब इस ड्रॉप में डालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें मिथाइलिन ब्लू स्टेन डालना है। ठीक है, जब आप उसमें मिथाइलिन ब्लू स्टेन डालोगे, अब आप उसको 1 मिनट तक वैसे ही छोड़ दोगे, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। फिर 1 मिनट होने के बाद अब आप उसके ऊपर डालोगे ग्लिसरीन। ठीक है, अब ग्लिसरीन डालने के बाद आपको फिर से वही करना है, कवर स्लिप लेनी है और इसको कवर कर देना है, कोशिश करनी है कि कोई एयर बबल ना आए। फिर उसके बाद ब्लोटिंग पेपर लेके जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको आप उससे साफ कर दोगे और फिर इस स्लिप को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे। अब जब आप उसे अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे ना, तो आपको एक अलग ही टाइप की सेल्स दिखाई देंगी। ये देखो, ये आपकी चीक सेल्स हैं। आपकी बुक का ये डायग्राम है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो सेल्स हैं ये आपकी प्लांट सेल्स से काफ़ी डिफरेंट है ना। प्लांट सेल्स देखो कितनी, एक तो रेगुलर शेप है इनकी, आपस में काफ़ी रेक्टेंगुलर जैसी लग रही है देखने में। वहीं जो चीक सेल्स हैं इनकी तो कोई शेप ही नहीं है, कुछ भी बना हुआ है, पॉलीगन अजीब सी शेप्स हैं। यहाँ पे 6 साइड्स हैं, यहाँ पर 4 साइड्स हैं, क्या हो रहा है ये, कोई इनकी रेगुलर शेप है ही नहीं। और फिर इनके बीच में देखो आपको स्पेस भी दिख रहा है ना। वहीं अगर हम इनकी बात करें, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं था, ये आपस में क्लोजली पैक्ड थी। ठीक है, तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंस हमें देखने पे ही पता लग रहे हैं। पर अगर हम देखें, ये जो लेबलिंग कर रखी है देखो, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यही 3 चीज़ें हमें यहाँ पर भी दिख रही हैं। देखो, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। पर ये जो सेल वॉल है ये हमें चीक सेल में दिख रहा है क्या, चीक सेल या एनिमल सेल? यहाँ पे अगर मैं चीक सेल बोल रही हूँ तो आपको समझ जाना है कि मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हम लोग भी एनिमल ही हैं, हमारे चीक्स के अगर हम सेल ले रहे हैं तो वो एनिमल सेल्स की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, तो आप देखो कि कैसे यहाँ पे जो प्लांट सेल है इसके पास तो सेल वॉल है, पर ये जो एनिमल सेल है, हमारा चीक सेल है, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है इन लोगों ने कि यहाँ पे सेल वॉल कहाँ पर है। हो सकता है ये लोग भूल गए हो, है ना। नहीं, ये भूले नहीं है, आपकी जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, अब क्यों सेल वॉल नहीं होती वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो 3 चीज़ें जो तीनों में दिख रही हैं हमें, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और आपका साइटोप्लाज्म, ये क्या है। ठीक है, तो किसी भी सेल की जो बेसिक पार्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं ये 3 चीज़ें। आपको किसी भी सेल में, चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, ये 3 चीज़ें तो आपको हर सेल में मिलेंगी। आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, आपका साइटोप्लाज्म हो गया और आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपको हर सेल में मिलता है। अब मैंने ये चीज़ आपको समझाने के लिए इस टेबल में इजीली आपके लिए डाल दिया। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप खुद बना लो, वीडियो को पॉज करके, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद अब हम इन्हीं 3 बेसिक पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो था वो था आपका सेल मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं गेट कीपर ऑफ सेल। क्यों कहते हैं इसको गेट कीपर ऑफ सेल? देखो, सबसे पहले तो एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाता है सेल के अराउंड में। ठीक है, अब इसका जो काम होता है वो होता है कि ये एनक्लोज करके रखता है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सेल बाउंड्री का काम करता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अपने अंदर रखता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन होता है
सेल्स को सेपरेट करना। ये सिर्फ एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट नहीं करता, ये एक सेल को उसके सराउंडिंग से भी सेपरेट करता है। ठीक है, दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होती है कि इसमें टाइनी पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं। और ये बहुत सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव मतलब ये गेट कीपर का काम करता है। गेट कीपर का मतलब क्या है, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है। गेट कीपर मतलब ये अपने पोर्स के थ्रू एसेंशियल मटेरियल को, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसको सेल में एंट्री देता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है ना सेल का, उसको एग्जिट देता है सेल से। मतलब सेल को न्यूट्रिशन, सेल का वेस्ट, मतलब जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं ना, एक्सक्रीशन भी चल रहा है, डाइजेशन भी चल रहा है, उसी तरीके से आपकी जो सेल है ना उसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी डाइजेशन चलता है, उसके अंदर भी एक्सक्रीशन का काम चलता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स को लेने का, अंदर लेने का काम और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, वो आपके सेल का सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सेल्स वर्क स्पेस भी। क्यों कहते हैं हम सेल की वर्क स्पेस? देखो, सबसे पहले तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो, ये आपको ये पिंक पिंक कलर का खाली खाली एरिया दिख रहा है, ये एक्चुअली खाली एरिया नहीं है, ये आपके सेल का सेल साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये आपके चीक सेल में भी आपको दिख जाएगा, ये देखो खाली खाली ये जो एरिया आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आपका सेल साइटोप्लाज्म है। ये देखने में लग रहा है कि खाली है, पर ये एक्चुअल में जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, और ये अपने अंदर सेल मेम्ब्रेन को और साथ में न्यूक्लियस, ये मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और इसका क्या काम होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके राइबोसोम्स हो गए, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट्स, इन सारी चीज़ों को ये अपने अंदर रखता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब क्या होता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी कोई टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसका जो काम होता है वो होता है कि ये केमिकल रिएक्शंस करता है अपने अंदर। ठीक है, इसके अंदर ही सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल्स के, इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका साइटोप्लाज्म है ये आपके सेल का जो है ये वर्क स्पेस है। ठीक है, अब हम तीसरी बेसिक पार्ट पे आते हैं, जो कि आपका न्यूक्लियस। हमने देखा न्यूक्लियस कैसे दोनों प्लांट सेल में भी था और एनिमल सेल में भी था, ये गोल था, हमने देखा था। अब इसको हम कहते हैं सेल्स कंट्रोल सेंटर। क्यों कहते हैं हम सेल्स कंट्रोल सेंटर? देखो, सबसे पहला काम, ये जो सेल होता है ना उसके ब्रेन का काम करता है, ये जो आपका न्यूक्लियस होता है। अब इसकी जो लोकेशन है, ज़्यादातर जगह पे आप देखोगे कि ये मिडल ऑफ द सेल में मिलता है, आपको सेल के मिडल में मिलेगा, कई बार साइड में भी होता है पर ज़्यादातर आपको मिडल में मिलेगा। फिर दूसरी चीज़, ये ज़्यादातर राउंड शेप का होता है। ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर होता है। आप एक बार प्लांट सेल देखो, यानी ये देखो यहाँ पे भी राउंड है ये, है ना, और यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस ऑलमोस्ट राउंड ही है। ठीक है, तो ये जो है ये राउंड शेप का होता है, ये आपके सेल के बीच में मिलता है। और फिर इसका जो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये ऐसे ही नहीं होता अपने आप में, इसको एक थिन मेम्ब्रेन कवर करता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस को कवर करने वाले मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? देखो, पहला फंक्शन है कि ये रेगुलेटर का काम करता है। रेगुलेटर मतलब ये कंट्रोल करता है जितनी भी चीज़ें आपके सेल के अंदर हो रही होती हैं। ठीक है, इसलिए वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। और फिर दूसरा काम होता है कि ये की रोल प्ले करता है सेल की ग्रोथ में। ठीक है, और फिर तीसरा इसका जो काम होता है वो होता है हेरिडिटी का। अब हेरिडिटी क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। हेरिडिटी आप अभी इतना समझ लो कि जैसे आपने सुना हो कई बार आपको आपके घर में कोई ना कोई बोलता है कि आपकी नाक तो एकदम अपने पापा पे है, मम्मी पे है। तो ऐसा क्यों है? आपकी नाक आपके पापा या मम्मी पर क्यों गई है? ये गई है हेरिडिटी की वजह से। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसकी चिंता मत लो। फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो है सेल वॉल। अब हमने देखा कि कैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में मिलती है, आपको एनिमल्स में नहीं मिलती। अब क्यों नहीं मिलती एनिमल्स में, वो भी आपको यहीं पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेल वॉल जो है ना वो एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है, जो कि ओनली इन प्लांट सेल्स में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, एनिमल सेल्स में इट इज़ नॉट प्रेजेंट, ये आपको एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलती, सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलती है। अब इसके फंक्शंस जो है ना उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलती, और फिर आप मुझे बताना कि क्यों ये एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलती। मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसका नहीं दूंगी। ठीक है, तो इसके पहला फंक्शन है कि ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। आपने देखा होगा प्लांट्स मूव नहीं करते, एक जगह पे खड़े रहते हैं ना, रिजिड खड़े रहते हैं। स्ट्रेंथ अपनी पूरी लाइफ वो बिना मूव करे एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, है ना। तो ये एक प्लांट को
रिजिडिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है। और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, आपने देखा होगा आप ट्रीज जो होते हैं वो बार बार मूव थोड़ी करते हैं कि ठंडी हो गई तो चलो घर के अंदर चलें, गर्मी हो गई बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। प्लांट्स को ठंड में भी वहीं रहना है और गर्मी में भी वहीं रहना है। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो आपकी सेल वॉल देती है इन प्लांट्स को। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि ये सेल वॉल क्यों सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है और एनिमल सेल्स में नहीं होती। आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो या फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, फिर आप पेज नंबर 13 पे जाओगे तो यहाँ पर उन लोगों ने आपकी बुक में थोड़ा सा स्पेसिफिक सेल्स की बात करी हुई है। ठीक है, अब इस बॉक्स में क्या दिया है वो हम थोड़ा सा इजी वे में यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कैसे सेल सिर्फ एक सिंपल बैग नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस चल रहे हैं, उसके काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा। तो अब ये कह रहे हैं कि अब हम थोड़े से ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो कॉमनली सिर्फ प्लांट सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ साथ हम उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो आपके जो दो मेन स्ट्रक्चर्स जिनकी यहाँ पे बात करें वो आपका प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। अब पहले हम प्लास्टिड्स पे आते हैं। तो आपके जो प्लास्टिड्स होते हैं ना वो ग्रीन हेल्पर्स भी कहलाए जाते हैं, स्टोरेज यूनिट्स भी बोला जाता है उनको। ठीक है, ये बेसिकली सेल की फैक्ट्रीज होते हैं आपके प्लास्टिड्स जो होते हैं। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, यही प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये टाइनी रॉड शेप के होते हैं और ये आपको सारे प्लांट सेल्स में मिलेंगे। ठीक है, अब उन्होंने आपकी बुक में दे रखा है कि कैसे प्लास्टिड्स के भी टाइप होते हैं। मेनली दो टाइप जो दे रखे हैं वो एक तो है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा अदर प्लास्टिड्स। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट अदर प्लास्टिड से कैसे डिफरेंट है, तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ना ये ग्रीन प्लास्टिड होता है। अब ये ग्रीन प्लास्टिड क्यों होता है, इसके अंदर आपको मिलेगा क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर का होता है, इस वजह से उसको हम कहते हैं ग्रीन प्लास्टिड। अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल आपको हेल्प करता है आपको नहीं, प्लांट सेल को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने में। फोटोसिंथेसिस आपको पता है ना, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट से तो वो क्यों बना पाते हैं, वो इस क्लोरोफिल की वजह से बना पाते हैं। ठीक है, अब अदर जो दूसरे प्लास्टिड्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, ये जो अदर प्लास्टिड्स हैं ये आपको मिलते हैं प्लांट के नॉन ग्रीन प्लांट्स में, जो ऐसे पार्ट्स हैं जो हरे रंग के नहीं हैं। जैसे आपकी रूट हो गई वो ब्राउन कलर की होती है ना, डार्क कलर की होती है, या आपके फ्रूट्स हो गए ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हर बार ग्रीन कलर के ही हो, है ना, कभी कुछ होते भी हैं लेकिन ज़्यादातर अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं ये काम करते हैं आपका सब्सटेंस के स्टोरेज का, स्टार्च स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल पे। अब ये वैक्यूल क्या होते हैं, देखो प्लांट का जो सेल प्लांट सेल के अंदर आपको एक खाली स्पेस जैसा दिखेगा। देखो आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से आप समझोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ये येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा सा, देखने में खाली खाली सा लग रहा है और कितना बड़ा है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देखो, ये आपको सिर्फ प्लांट्स में दिखेगा, ये आपका प्लांट सेल है। ठीक है, ये आपका एनिमल सेल है। अब देखो ये एरो सिर्फ प्लांट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ कोई एरो ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो वैक्यूल है ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है, आपको एनिमल सेल्स में नहीं देखने को मिलता, और मिलता भी है तो बहुत छोटा होता है। तो पहले हम प्लांट सेल की बात करते हैं। तो ये जो वैक्यूल है ना ये आपके लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेसेस होते हैं। ठीक है, आपके प्लांट सेल के अंदर होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, पहला इनका फंक्शन होता है कि ये स्टोर करते हैं आपके प्लांट के वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को। दूसरा ये वेस्ट रिमूवल का काम करते हैं एक प्लांट सेल में। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम इनका है वो है कि ये एक सेल को शेप देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और सपोर्ट देते हैं प्लांट को। ठीक है, अब ये देखो अगर इसके अंदर ये वैक्यूल ना होता, बीच में काफ़ी सारा स्पेस हो सकता है खाली रह जाता, तो हो सकता है कि इसकी शेप एग्जैक्ट ऐसी ना होती। ये वैक्यूल है क्योंकि ऑलरेडी इसके बीच में इतना बड़ा, इस वजह से इसकी शेप ऐसी है। ठीक है, अब यही इधर लिखा हुआ है कि ये जो वैक्यूल है ये आपके प्लांट को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है। ठीक है, अब आगे ये बता रहे हैं कि वैक्यूल आपको एनिमल सेल्स में ज़्यादातर नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। और फिर जब वो छोटे होते हैं तो इतने ज़्यादा इस बुक में अभी इस चैप्टर में आपके लिए कंसिडर नहीं करे हुए, लेकिन नॉर्मल आपको ये याद रखना है कि ज़्यादातर एनिमल सेल्स में आपको वैक्यूल देखने को नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो बहुत छोटे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इनका फंक्शंस एनिमल सेल्स में क्या होता है, वही स्टोरेज का, वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, समझ आ गया।
अब हम आगे जाते हैं और फिर ये आपकी बुक में कंपैरिजन दिया हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। यहाँ पे नीचे मैंने टेबल की फॉर्म में आपको इजीली समझा दिया है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको क्या दे रखा है। आप देखो, ध्यान से देखो, सेल वॉल बना रखी है, ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिल रही है, एनिमल सेल में है भी नहीं और एरो भी नहीं दे रखा उन लोगों ने। क्यों एरो नहीं दे रखा? क्योंकि हमारी जो एनिमल सेल है उसके पास सेल वॉल होती नहीं है, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की तरफ में दोनों तरफ एरो बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपको दोनों में देखने को मिलेगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस भी दोनों तरफ एरो है क्योंकि दोनों में देखने को मिल रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट आपको सिर्फ प्लांट की तरफ एरो बना रखा है क्योंकि ये सिर्फ आपको प्लांट में देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म दोनों में देखने को मिल रहा है हमारे को, ठीक है। वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल हमने अभी पढ़ा प्लांट सेल में होता है बस, एनिमल में होता भी है तो बहुत छोटा होता है या फिर होता ही नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसकी टेंशन मतलब, ठीक है। अब इस टेबल में मैंने यही बता रखा है कि कैसे सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है। वैक्यूल लार्ज साइज के होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल में नहीं होते, और होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। और इनकी शेप प्लांट की आपको देखेगा रेक्टेंगुलर और नॉर्मली रेगुलर होती है, वहीं एनिमल सेल की इरेगुलर होती है, ठीक है। अब ये आगे बता रहे हैं कि कैसे एक सेल की जो शेप होती है और स्ट्रक्चर होता है वो उसको अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब आपको क्या लगता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक जैसे सेल से बनी हुई होगी? नहीं, हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं जो देखने में भी अलग होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और जिनके फंक्शंस भी अलग होते हैं, ठीक है। और यही सेम चीज़ होती है प्लांट्स के साथ भी। तो पहले हम अभी सिर्फ एनिमल सेल्स की बात करते हैं। तो आपकी पहली लाइन है, सेल्स आरंट ऑल अलाइक, मतलब सारे के सारे सेल्स एक जैसे नहीं दिखते, ठीक है। अब कई सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने शेप में, अपने साइज में और अपने स्ट्रक्चर में दूसरे सेल से काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं। इनके शेप, साइज और स्ट्रक्चर जो है ना वो उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जांपल दे रखा है पेज नंबर 13 पे, आपको डायग्राम में दे रखा है कि कैसे मसल सेल जो है वो ऐसा दिखता है, वहीं जो नर्व सेल है वो आपका ऐसा दिखता है। ये दोनों जो आपके सेल्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी में फाउंड मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि कैसे जो शेप होती है सेल की वो उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। अच्छा, आप आगे समझ जाओगे कि कैसे फंक्शन और कैसे इनकी शेप से उससे फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपको आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कि जो ब्लड सेल्स होती है वो राउंड क्यों होती है, ठीक है। अब हम पहले इस शेप और इसके फंक्शंस का रिलेशन समझ लेते हैं। तो आपकी बुक में मेनली 3 सेल्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपके मसल सेल्स का, नर्व सेल्स का और चीक सेल्स का, और बता रखा है कैसे इनकी जो शेप है वो उनको एक अलग तरीके का फंक्शन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आपकी जो मसल सेल है ना वो स्पिंडल शेप की होती है, ये देखो इस तरह की शेप है थोड़ी, है ना। तो ये जो शेप है ये स्पिंडल शेप है। ये शेप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में हेल्प करती है। आप अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो, रिलैक्स कर पाते हो, हाथ मूव कर पा रहे हो ना आप अपना, वो इस मसल सेल की वजह से ही कर पा रहे हो। फिर नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, नर्व सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन, ये याद रखना, ठीक है। अगर कोई पूछे न्यूरॉन क्या है या फिर नर्व सेल क्या है या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नर्व सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन नर्व सेल है, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन आपके होते हैं ये लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं, ये देखो ये रहा एग्जाम्पल, ये इन दोनों से कंपैरेटिवली लंबा, और ये देखो ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ये जो ब्रांचेस हैं ये देखने को मिलती हैं आपको नर्व सेल में। अब आपको अगर पता हो ये जो न्यूरॉन है या फिर नर्व सेल है इनका क्या काम होता है कि पूरी की पूरी बॉडी में मैसेजेस भेजना, ठीक है। अब जितने ज़्यादा ऑर्गन से ये नर्व सेल आपका कनेक्टेड होगा उतने ज़्यादा मैसेज भेज पाएगा, उतनी ज़्यादा जगह मैसेज भेज पाएगा। तो यही रीज़न है कि क्यों ये लंबे और इतनी ब्रांच वाले होते हैं, ताकि ये एक साथ मैसेज भेज सकें पूरी की पूरी बॉडी में, ठीक है। समझ आ गया इनकी शेप ऐसी क्यों होती है। अब हम चीक सेल की बात करते हैं। हमने देखा था ये आपकी चीक सेल है, ये देखने में एक तो पतली होती हैं और ये फ्लैट होती हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये आपकी जो इनर लाइनिंग होती है ना माउथ की, उस पर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म करती हैं, ठीक है। अब सपोज करो अगर ये बहुत मोटी मोटी होती तो ये इतनी पतली प्रोटेक्टिव लेयर ना फॉर्म कर पाती और हो सकता है फिर आपको बोलने में भी दिक्कत आती, ठीक है। अब ये क्योंकि पतली है और फ्लैट है, यही रीज़न है कि क्यों आप इजीली बात कर पाते हो। फिर आपको एग्जाम्पल दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि कैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी टाइप की सेल्स यूज़ होती हैं, ठीक है। मेनली आपको बता रखा है कैसे जो आपका मसल सेल है ना वो आपके फूड पाइप से खाने को नीचे पुश करता है। आपका खाना ऐसे ही पुश नहीं हो जाता अपने आप ग्रेविटी की वजह से, आपका जो खाना है
वो आपके मसल सेल्स पुश करते हैं नीचे, ठीक है। आपके जो स्टमक सेल्स हैं वो फूड को चर्न करते हैं और आपके पेट में वो डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, ठीक है। इतने सारे सेल्स लगते हैं और फिर उसके बाद आपके जो कुरकुरे बिस्किट और ये सब आप खाते हो वो डाइजेस्ट हो पाता है। समझ रहे हो कितने सारे सेल्स लगे हुए हैं आपका खाना पचाने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट सेल्स में क्या क्या वेरिएशन आती हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में दे रखा है कि कैसे प्लांट सेल्स भी जो होते हैं वो भी अपने शेप और स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं। अब वो या तो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं या फिर इलोंगेटेड हो सकते हैं या ओवल हो सकते हैं या ट्यूब लाइक हो सकते हैं। अब ट्यूब लाइक का देखो एक प्राइम एग्जांपल और फोटो आपको यहाँ दिखा रखी है, ये जाइलम है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप ये समझ लो ये जो जाइलम है ना ये पानी को पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। अब क्योंकि इसकी ट्यूब लाइक शेप है, अब आपने देखा घर में पाइप जो होता है जिससे हम पेड़ों वेड़ों में पानी डालते हैं वो भी ऐसे ही देखने में लगती है, तो वो भी पानी का काम कर रही है और ये जाइलम है ये भी पूरे के पूरे प्लांट में पानी देने का काम कर रहा है। अब क्योंकि इसकी शेप ट्यूब जैसी है तो ये इसी वजह से इजीली पूरे प्लांट में पानी पहुंचा पा रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है कि प्लांट्स में भी कैसे स्पेसिफिक जो उसकी शेप है वो उसको स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है। फिर आप 2.2 पे आओगे तो वहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस पूरे के पूरे बॉक्स में, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या दिया है वो हम यहाँ पे इजीली समझते हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे एक सेल और फिर आगे जाके अलग अलग चीज़ों से मिलके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। आपकी बुक का ये डायग्राम है, आप देखोगे आपके पेज नंबर 14 पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका सेल है ये सिंगल सेल जो है ये जब मिलते हैं तो ये मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो टिश्यूज हैं ये मिलके आपका एक ऑर्गन बनाते हैं। अब ये काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब पता नहीं देखते हैं, चलो ये चीज़ देखते हैं इस ऑर्गन को कौन कौन आइडेंटिफाई, ऑर्गन सिस्टम को कौन कौन आइडेंटिफाई कर पाता है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। आपके पेज नंबर 14 पे जो ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है उसको आपको बताना है कि ऑर्गन सिस्टम कौन सा है। अब काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे और फिर वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है कि कैसे एक छोटा सा सेल, छोटे से सेल मिलके बहुत सारे फिर एक टिश्यू बनाते हैं, कैसे बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, कैसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बना पा रहे हैं। तो ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपकी बुक में ये इजी वे में दे रखा है, सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया। अब आपका जो सेल है वो एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब जब अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, देख रहे हो सिमिलर, जब सेम सेल मिलके कोई फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो एक टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे सेम सेल की बात हो रही है। अब वहीं जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू, डिफरेंट, यहाँ पे सेम था यहाँ पे डिफरेंट है, याद रखना, ठीक है। तो जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलते हैं और फिर वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो वो एक ऑर्गन को बनाते हैं। वहीं एक ऑर्गन सिस्टम बनता है जब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं और कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है और ठीक है, हाँ तो यहाँ ठीक है। आप देखो ऑर्गन सिस्टम भी अलग अलग टिश्यूज से बना हुआ है और सॉरी ऑर्गन भी आपका अलग अलग टिश्यू से बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम भी आपका डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन से बना हुआ है, लेकिन जो आपके टिश्यू हैं वो सिमिलर सेल से बने हुए हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिमिलर और डिफरेंस का कहाँ पे फर्क आ रहा है। सिमिलर सेल्स मिलके आपका ऑर्गन बनाती हैं, पर आपके जो सिमिलर सेल्स मिलके आपका एक टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो गई है थोड़ी सी, मैं फिर से समझाती हूँ इजीली कि आपकी सिमिलर सेल्स मिलेंगी तो वो एक टिश्यू बनाएंगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलते हैं, अलग अलग टिश्यू मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। तो सेम सिर्फ सेल्स रहती हैं, बाकी फिर टिश्यूज भी अलग अलग मिलते हैं और ऑर्गन्स भी डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया क्लियर। फिर आपकी बुक में एक नेक्स्ट आप पेज पे टर्न करोगे तो आपको एक ये छोटी सी टेबल दे रखी है, यहाँ पे बता रखा है ऑस्ट्रिच के एग के बारे में। अब ऑस्ट्रिच का एग के बारे में क्या बता रखा है उससे पहले आप ये देखो कि ये देखो ऑस्ट्रिच का एग बड़ा कितना होता है, दिख रहा है। ये इस इंसान के हाथ में भी अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा है, कितना बड़ा एग है ये। वहीं ये हैन का एग आपके साथ में कंपैरिजन दे रखा है, कितना छोटा सा एग है ये, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो ऑस्ट्रिच है ना, इसका जो एग है, इस ऑस्ट्रिच का जो एग है, उस एग में आपको पता है योक जो हिस्सा होता है, येलो कलर का हिस्सा होता है जो एग में
जो थोड़ा जली जली सा हिस्सा देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं योक। ठीक है, तो वो जो येलो वाला हिस्सा इस ऑस्ट्रिच के एग का होता है वो एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, और ये जो येलो पार्ट ना, ये येलो योक जो है इस ऑस्ट्रिच के एग का, ये लार्जेस्ट नोन सेल है लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, ये एक सिंगल सेल होता है और ये सबसे बड़ा सेल है इस वर्ल्ड में। ठीक है, इसका साइज 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक हो सकता है डायमीटर में। ठीक है, डायमीटर आपको पता होगा, रेडियस डायमीटर आपने पढ़ रखे हैं। और ये जो साइज है आप देखो आपके हाथ से भी बड़ा है, ये इतना बड़ा सेल होता है ये। ठीक है, और ये लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा नोन सेल है। अब इसके बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए कि इस योग के बाहर जो व्हाइट कलर का थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हिस्सा होता है ना, जली जली जैसा, वो इस सेल का पार्ट नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ इसको नरिशमेंट दे रहा है, वो इस सेल को, वो सिर्फ इसको नरिश करने का काम कर रहा है। वहीं जो आउटर शेल है, ये जो हार्ड वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको छीलते हैं आप तो अंडा निकलता है, वो प्रोटेक्शन का काम देता है, वो भी इसका पार्ट नहीं होता। ये एक सेल जो है ये सिर्फ ये योक होता है। ठीक है, ये योक एक सेल है, उसके अलावा इसके बाहर जो व्हाइट वाला हिस्सा है, व्हाइट जो हार्ड कवर है, वो भी इन दो इसके हिस्से नहीं है। जो सॉफ्ट वाला व्हाइट हिस्सा है वो तो नरिशमेंट का काम करता है, और जो हार्ड वाला व्हाइट हिस्सा है वो जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, समझ आ गया। अब इस चैप्टर के आगे क्या दिया हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।